करिए कि पेशेंट को पानी ढलान कंडीशन में लिटाइए, यानी सर नीचे की तरफ हो, ठीक है, पैर थोड़ा सा ऊपर की तरफ। उसके बाद उसके ऊपर आप बैठ जाइए और एब्डोमेन में थ्रस्ट देना है इस तरह से। वाला हिस्सा होता है उससे ऊपर, और जहाँ पे रिब्स खत्म होता है आप देखेंगे वहाँ पे छोटा सा गड्ढा टाइप का होता है, जिसको जाइफल प्रोसेस बोलते हैं। उससे नीचे वो जो बीच वाला हिस्सा होता है वहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेशर देना है, मतलब नीचे और ऊपर की तरफ। प्रेशर जो होगा नीचे होगा और ऊपर की तरफ, इस प्रकार से उसको थोड़ा सा मूव करना है। जल्दी आइए आप लोग। कोई व्यक्ति पानी में डूबा है और आप उसको खींच के बाहर निकाल दिए, उसके बाद अब अगली जो प्रक्रिया होगी कि उसके अंदर से पानी कैसे निकाला जाए, तो उसको इस प्रकार से लिटा देना है। हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पे आप उस विक्टिम को लिटा रहे हैं उसके नीचे कोई चुभने वाली चीज़ ना हो, कोई और हजार्स मटेरियल ना हो। पता चले नीचे कील खड़ी हुई है और आप यहाँ से उसको दबा रहे हैं, पानी तो निकल जाएगा, हो सकता है बच जाए, लेकिन कील की वजह से उसको नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। जो उसका सर है पानी के विपरीत दिशा में रखा जाए, ताकि अगर उसकी आँख खुले, उसकी चेतना आए, तो फिर दोबारा पानी को ना देखे। पानी देखने से उसको शॉक लगे, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है पानी निकालने की, उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर कहाँ पे देना है। आपकी नाभि के ऊपर, और जो जाइफल प्रोसेस अगर नहीं समझ रहे हैं तो जो रिब्स है ना, सबसे निचला वाला हिस्सा, उसको यहाँ से टटोलते हुए आइए और जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है उससे थोड़ा सा नीचे 2 से 3 इंच नीचे आइए, वहाँ पे इस प्रकार से प्रेशर देना है। नीचे देना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इनको थोड़ा तेज़ी से करूँगा तो जो खाया पिया है इनके मुंह से निकल जाएगा, तो उस समय आप कर सकते हैं। जान बचाने के लिए आप इस प्रक्रिया को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और पानी उसका निकलेगा। थोड़ा सा नीचे और आगे की तरफ उसको इस प्रकार से प्रेस करना है, ठीक है। एक और क्रिया है पानी निकालने की, जिसको बोलते हैं नेल्सन होल्गर या स्कैपुला मेथड। विक्टिम को इस प्रकार से लिटा देना है। आप चाहें तो इस प्रकार से पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे देखिएगा कि विक्टिम महिला और पुरुष दोनों हो सकता है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से अपने हिसाब से काम करिएगा। प्राइवेसी का भी ख्याल, प्राइवेसी का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो दोनों हाथ शोल्डर है, ये स्कैपुला बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में। तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसको क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करने से भी पानी बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये पानी निकालने का था, मतलब आप कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, रिससिटेशन मतलब होता है पुनर्जीवित करना, यानी हार्ट और लंग्स की क्रिया को आप पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले आपको ईएमएस को भी अलर्ट करना होता है, यानी आपका कोई साथी है तो आप उससे बोल दीजिए कि भाई एम्बुलेंस को कॉल करो इमीडिएटली, ठीक है। ये एक प्रोसेस है प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, यानी फर्स्ट एड का। आप पूरी तरह से आप उसको नहीं रिवाइव कर सकते हो जब तक कि वो हायर मेडिकल में नहीं जाएगा। बस आप सीपीआर दे करके आप कुछ मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फिर से समझिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट आया है, या पानी से निकाल के लाए हैं, या हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया है, ठीक है, या आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया है, आदमी गिर गया है, उसका पल्स नहीं चल रहा है, उसका ब्रीदिंग नहीं आ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आदमी को सबसे पहले फर्म सरफेस पे लिटा दीजिए, यानी ग्राउंड में उसको लिटा दीजिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये आदमी लेटा हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका पल्स चेक करिए एक बार। पल्स कहाँ चेक करेंगे, ये कैरोटिड पल्स होती है, सभी लोग चेक कर सकते हैं। एक बार अपना हाथ लगाइए यहाँ पर, जो ये सांस नली है इसके साइड में बिल्कुल थोड़ा प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा पल्स, कैरोटिड पल्स। आर्टरी जो होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, हार्ट से ब्रेन ब्लड ले जाती है। यहाँ इसलिए बोला जाता है, आप यहाँ भी पल्स चेक कर सकते हैं, ये रेडियल पल्स बोलते हैं इसको, बट यहाँ नॉर्मली जल्दी सभी लोगों को मिलता नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, पल्स नहीं आ रहा है मान लीजिए, अगर पल्स आ रहा है तो सीपीआर देने की ज़रूरत नहीं है। पल्स अगर आ रहा है तो आप उसका ब्रीदिंग चेक करिए, उसका एयरवे चेक करिए कि उसको सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो आप उसको एयरवे उसका ओपन कर सकते हैं। एयरवे कैसे ओपन करेंगे,
हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड बोलते हैं। एयरवे ओपन करो इसका। हाँ, एयरवे आप ओपन कर सकते हैं। अगर सांस उसका पल्स चल रहा है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप उसको क्या है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, इस तरह से आप उसका एयरवे ओपन करेंगे, यानी ये सांस नली ओपन करेंगे और सांस आराम से लेने लगेगा। फिर भी अगर सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से तो आप रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं, माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं। ठीक है, आपने पल्स चेक किया, पल्स नहीं मिल रहा है, यानी पल्स आ नहीं रहा है, यानी वो क्लिनिकल डेथ की कंडीशन में है। इमीडिएटली आपको सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर के लिए क्या करना है, इस पोजीशन में आप बैठ जाइए, विक्टिम के बगल में इस पोजीशन में बैठ जाइए और लोकेट करिए कि कहाँ कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन कहाँ दिया जाता है, या तो आप दोनों निपल के बीच में अपना मास्टर हैंड रखिए, या फिर थोड़ा सा और इसको अगर स्पेसिफाई करें तो ये जो रिब केस होता है ना, ये हड्डियों का जो ढांचा होता है रिब केस होता है, इसके बीच की जो हड्डी होती है इसको स्टर्नम बोला जाता है। उसके नीचे एक सॉफ्ट बोन होती है, उसको बोलते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। उससे 2 उंगली ऊपर, ठीक है, पहले लेफ्ट हाथ वाला, हाँ, उसको कपड़ा खोल देना है, उसके बाद में तभी आप लोकेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से लोग देखते हुए आएंगे, जहाँ पे रिस्ट जुड़ रहा है वहाँ पे हल्का देखिएगा खड्डा होगा, ढलान, वहाँ पे 2 उंगली आप रख दीजिए। ठीक है, 2 उंगली रखा, उसके बाद आपका जो मास्टर हैंड है उसको आप ये मोटा मसल उसका ये रखिए इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हाथ इंटरलॉक करिए इस तरह से और फिर पोजीशन बनाइए, ये पोजीशन। ठीक है, यानी हैंड लॉक, एल्बो लॉक और शोल्डर लॉक। देखिए सीपीआर बहुत लोगों को आता है बट करेक्ट पोजीशन नहीं आती है, उससे क्या है सीपीआर इनइफेक्टिव हो जाता है, सीपीआर अच्छे से आप दे नहीं पाते हैं या उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। इफेक्टिवली सीपीआर देने के लिए ये पोजीशन और जो तरीका बताया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। जो पोजीशन आपको बताया गया है, आप में से कुछ लोगों को हम करवाएंगे अभी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हैंड लॉक, एल्बो लॉक, शोल्डर लॉक, इस तरह से पोजीशन आपने बनाया। हाथ कहाँ रखा है जो बताया आपको, जाइफॉइड प्रोसेस से 2 उंगली ऊपर, मास्टर हैंड दूसरा हाथ। ठीक है, या फिर दोनों निपल के बिल्कुल बीच में। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। उसके बाद क्या करना है, 30 कंप्रेशन देना है, यानी 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन इतना होना चाहिए कि 5 to 6 सेंटीमीटर, अगर एडल्ट पर्सन है तो 5 to 6 सेंटीमीटर का दबाव हो, 5 से 6 सेंटीमीटर का दबाव हो। और कंप्रेशन रेट कितना होना चाहिए, यानी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में 100 से 120 बार आप कंप्रेशन दे लें, इतना होना चाहिए। इस रेट में आपको 30 कंप्रेशन देना है और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना है। ठीक है, 30 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ठीक है, सर ने सब कुछ बता दिया, एक बार दोबारा आप सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीपीआर की जो क्लास है ना, आपके प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ दीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। रिप्स ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ढलान है, वहाँ से 2 इंच ऊपर दाहिना हाथ, लगभग लोगों का मास्टर हैंड होता है, उसको रखिए, बाएं हाथ से उसको लॉक करिए, बिल्कुल सीधा उसके ऊपर सवार करिए। अब यहाँ से आगे की क्रिया जैसा कि सर बताए हैं, पहले क्या करना है, 30 कंप्रेशन देना है, 30 बार छाती को दबाना है, 2 बार सांस देना है। दबाना कितना, 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 8 सेंटीमीटर दबाएंगे तो एक ही बार में टूट जाएगा रिब्स। आप 2 सेंटीमीटर दबाएंगे तो सीपीआर का कोई मतलब नहीं है। तो जो इसका रेशियो है, 5 से 6 सेंटीमीटर आपको दबाना है। किस गति से दबाना है, लगभग 1 मिनट में कितना बताएगा, 100 से 120। इसको दिमाग में रखिए। देख लीजिए एक बार इसी कार्रवाई को। एक 30 या 1 मतलब 1 राउंड यहाँ पे पूरा, एक साइकिल हो गया, 1 साइकिल पूरा। अब यहाँ पे क्या करना है, नाक को पिंच करना है, नाक को दबाना है, हेड को नीचे की तरफ टिल्ट करना है। हेड को आप नीचे रखेंगे तो ये एक सीधाई में आएगा, तो जो हम मुंह से सांस देंगे सीधा छाती में जाएगा। ठीक है, अगर आप घर में हैं, कोई ब्लड रिलेशन है, परिवार में है, तो आप डायरेक्ट माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ दे सकते हैं। आप ड्यूटी में हैं, कहीं बाहर हैं, तो आप पॉकेट से रुमाल निकालिए, अगर कुछ नहीं है तो, और संभवतः आपके पास कुछ नहीं होगा, ये जो चीज़ें बता रहे हैं हम वो शायद आपके पास नहीं मिलेगा, तो एक रुमाल निकालिए, इस प्रकार से रख दीजिए, नाक को दबाइए,
हेड को नीचे की तरफ टिल्ट करिए। एक लंबा सांस भरिए। एक रेस्क्यू ब्रीथ देना है, जोर से पूरा ठीक। फुल रेस्क्यू ब्रीथ देना है। उसके 2-3 सेकंड के अंतराल में फिर दूसरा रेस्क्यू ब्रीथ। 2-3 सेकंड होल्ड किए, दोबारा ब्रीथ को दीजिए, हेड को नीचे डाउन करिए, वापस उसके बाद दूसरा फिर साइकिल। 30 कंप्रेशन। इस तरह से आपको कम से कम 5 साइकिल करनी है। कम से कम 5 साइकिल करनी है। 5 बार 30 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ, 30 दो। कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। फिर वही क्रिया। और सर्कल हो उसके गया। बाद फिर आप पल्स चेक करिए। अगर पल्स आ रहा है, कॉन्शियस हो गया है विक्टिम, ठीक है। नहीं हो रहा है विक्टिम कॉन्शियस, पल्स नहीं मिल रहा है, तो आप फिर कंटिन्यू देते रहिए जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। इससे बहुत लोगों की जान बची हुई है, मैं सही बता रहा हूँ। सीपीआर से कई लोगों की जान बच चुकी है। ठीक है, ये सीपीआर हो गया एडल्ट का। अगर छोटे बच्चे में है, यानी 1 साल तक का बच्चा, ऐसा कोई कंडीशन आ गई कि उसकी सांस रुक गई, ब्रीदिंग पल्स रुक गई है, तो इसको कैसे सीपीआर देंगे? इसको इस तरह से कंप्रेशन नहीं दिया जाता, इसको 2 उंगलियों से कंप्रेशन दिया जाता है। ठीक है, 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट है अगर, ठीक है, हाथ में भी रख करके दे सकते हैं, नीचे भी रख करके दे सकते हैं उसको। ठीक है, उसके चेस्ट में ये 2 उंगलियों से कंप्रेशन दिया जाता है, 30 कंप्रेशन से। एक अगर 29 हो जाता है, उसके बाद 30 सर्कल, एक सर्कल पूरा हो गया। और इसको सांस देने के लिए, हाँ, इसका ये नोज़ पिंच करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मुंह में नोज़ और माउथ दोनों आ जाता है, तो पूरी तरह से आप पफ दे सकते हैं। इसको जोर से सांस भी नहीं दिया जाता है। इसको फुल अगर ब्रीथ दे देंगे तो इसका लंग्स फट जाएगा, इसलिए इसको पफ दिया जाता है, धीरे धीरे सांस दी जाती है। छोटी बच्चे को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया, आपको सीपीआर के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कुछ फ्लोटिंग डिवाइसेस होती हैं। आप दखल अंदाजी करिए। अगर वो कॉन्शियस है, बात कर सकता है इशारे में, भावनाओं से, तो आप देख लीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर उनका घरवाला कोई यार दोस्त बगल में, तो उनसे बोलिए मैं हाँ इस काम को मैं जानता हूँ, इनकी मदद मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चोटिंग का बता रहे हैं, अक्सर ये लोगों के साथ होता है, बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है। तो जिसके साथ चोटिंग की समस्या होगी, गले में कुछ समस्या होगी, जोर जोर से खांसेगा और गले को इस प्रकार से जैसा सर ने पकड़ रखा है, लगभग यही कंडीशन होगी, सामने की तरफ झुका हुआ। तो आप जाते हैं उससे थोड़ा सा परमिशन लीजिए। है आर यू ओके? इंग्लिश टर्म है, मतलब भाई साहब आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। वो अपनी स्वीकृति दे दी है, अपनी भावना देख दिया, हाँ भाई ठीक है, थोड़ा हेल्प किया। लेकिन वो अपना गला नहीं छोड़ेगा। अक्सर खांसी आती है तो आप छाती और गला पकड़ लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके दोनों पैरों के बीच में सिर्फ बैलेंस के लिए, इसका लॉजिक यही है, आप अपना पैर रखिए, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, और अपना दोनों हाथ उसके इस प्रकार आर्म्स के नीचे से डाउन करिए, और उसका दोनों हाथ पकड़ने के बाद इसको पकड़िए और दोनों हाथ पीछे की तरफ ले आइए। साथ में से बात भी करते रहिए। आप छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब। हाथ जैसे छोड़ेंगे आप, दोबारा पकड़ लेगा। अगर वो पतला आदमी है, आपके दोनों हाथों को पकड़ने से आ जाता है, तो पीछे हाथ रखिए और उनसे बात करते रहिए। ठीक है, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट में थप्पी दिए थे, अगर थप्पी देने के बाद उनको रिलैक्स हो जाता है, तो आगे की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर थप्पी देने के बाद भी वो चॉकिंग क्लियर नहीं होता है, तो क्या करेंगे? कौन सा मेथड बताया गया था? एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट, मतलब एब्डोमिनल को प्रेस करना है। प्रेस कहाँ करना है एक बार देख लीजिए। फिर वही बात, आपके नाभि के ऊपर और जो जायफट प्रोसेस सीपीआर में बताया गया था ना, इन दोनों के बीच में आप महसूस करेंगे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ हल्का सा ठोकने के बाद, छूने के बाद ऐसा लगता है कि खाना या पीना बाहर की तरफ आ जाएगा। वहाँ पे प्रेशर देना है। प्रेशर कैसे देना है? इस प्रकार से मुट्ठी को बंद करना है, इसको नीचे रखना है और दूसरे का सपोर्ट लेना है, नीचे और ऊपर। नीचे की तरफ पुश करना है और ऊपर की तरफ उसको रोटेट करना है, घुमाना है। बताओ। हाँ। अब ये मैं पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इससे बात करता रहूँगा और दोनों हाथ अंदर की तरफ डालूंगा। सेम वही कार्रवाई, पोजीशन एक बार देख लीजिए। अगर मैं ज़्यादा तेज से करूँगा तो शायद इनका खाया पिया बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से बना करके इनवर्ड अपवर्ड अंदर की तरफ एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। ठीक है,
बच्चों के साथ, बच्चों का अलग बताएंगे। बच्चे का अगर देखिए वही चीज़ बच्चे का हो जाता है, छोटे बच्चे में कई बार गले में कुछ फंस जाता है, तो आपको क्या करना है, बच्चे में आपको इस तरह से बनाना है ताकि उसका माउथ क्लियर रहे। ठीक है, उसके बाद अपने हाथ में ले लेना है, बाएं हाथ में ले लेना है इस तरह से। ठीक है, और बैक थ्रस्ट देना है उसको, 5 टाइम्स बैक थ्रस्ट देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बैक थ्रस्ट दीजिए उसके स्कैपुला के बीच में, पीठ में। ठीक है, बैक थ्रस्ट दीजिए इस तरह से। उसके बाद माउथ आप देखते जाइए, चेक करते जाइए, कुछ अगर निकला है तो आप उंगली से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बैक थ्रस्ट देंगे तो नॉर्मली 99% केसेस में निकल जाता है। नहीं निकल रहा है, बच्चा अनकॉन्शियस हो रहा है और उसका पल्स और ये ब्रीदिंग स्टॉप हो रहा है, क्योंकि अगर कंप्लीट चोकिंग होगा तो थोड़ी देर बाद में पल्स और ब्रीदिंग भी आदमी का रुक जाएगा। वो सेम एडल्ट की कंडीशन में है, सेम बच्चे की कंडीशन में है। अगर वो रुक जा रहा है पल्स और ब्रीदिंग, तो आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है, CPR। फिर बच्चे का भी वही चीज़ है, CPR ही आपको देना है। ठीक है, पहले तो आपने दे दिया बैक थ्रस्ट दे दिया, इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बीच बीच में देना है उंगली से, चेस्ट कंप्रेशन देना है इस तरह से। नहीं निकल रहा है, पल्स और ब्रीदिंग स्टॉप हो रहा है, तो आप छोटे बच्चे को 2 उंगली से वही CPR स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे के केस में और एडल्ट के केस में, चोकिंग के केस में आप इस तरह से क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग होती है, कई बार ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है, लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ जो अभी तक बताया गया है। कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ये क्या है, लाइफ बॉय बोलते हैं इसको। हाँ, इसको बोलते हैं लाइफ बॉय। ठीक है, बॉय कंफर्म वाला नहीं, वो दूसरा होता है, BOY नहीं होता है, हाँ। BUOY होता है, लाइफ बॉय है ना। लाइफ बॉय साबुन देखा है ना, स्पेलिंग यही होती है लाइफ बॉय। तो कोई भी जो भी रेस्क्यू एजेंसी इस तरह की आएगी बोट वगैरह में, तो लाइफ बॉय रखते हैं। कोई अगर ड्रोनिंग हो रहा है तो लाइफ बॉय थ्रो करके, रस्सी में लाइफ बॉय बंधा रहेगा, लाइफ बॉय थ्रो करके उसको निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। ठीक है, इसके अलावा इसको यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। इसको आपने फेंक दिया है, कोई डूब रहा है, तो सिंगल पर्सन है तो वो कैसे अपने आप को सेव करेगा। अगर साइड में इसको पकड़ेगा तो ये पलट जाएगा, सर में लगेगा। ठीक है, इसको क्या करना है, इसके बीच में आ जाना है। कभी भी आप पानी में हैं, लाइफ बॉय फेंका गया है, आप अकेले हैं तो आप इसके बीच में आ जाइए, आराम से इसको पकड़ लीजिए, आप फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, आप 2 हैं, 3 हैं, 4 लोग हैं, तो आप इसके साइड में पकड़ लीजिए। ठीक है, इस 2 लोग हैं, इस तरह से पकड़ लीजिए। एक हाथ आपका फ्री रहेगा, एक हाथ से आप इस तरह से हाथ चलाते हुए आप किनारे पे आ सकते हैं। ठीक है, सेम अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग भी इस तरह पकड़ सकते हैं, एक उधर पकड़ लिया, एक इधर पकड़ लिया, है ना, और एक हाथ खाली रहेगा आराम से। 4-5 लोग आराम से, बल्कि 6 लोग आराम से एक लाइफ बॉय में फ्लोट करते हुए अपनी जान बचा सकते हैं और किनारे आ सकते हैं। लोगों को पता नहीं होता कैसे इसको इस्तेमाल करना है। जो ये कंफर्मिंग फ्लोटिंग डिवाइसेस हैं, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, ये इनका एक बोला गया है कि 72 आवर्स तक आपको डूबने नहीं देंगे। 3 दिन तक आप आराम से फ्लोट करते रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी चलता है, लेकिन उसमें थोड़ा अब्जॉर्ब हो सकता है पानी, तो 3 दिन तक कोई ना कोई तो आपको बचा ही लेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइफ जैकेट। ठीक है, ये लाइफ जैकेट है, कहीं भी हर जगह आजकल बोट वाले भी रखते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह से पहन लेना है। सबसे मुख्य चीज़, पहनना सभी लोग पहन लेते हैं, लेकिन इसको ठीक से बांधते नहीं हैं। सबसे मुख्य चीज़ है, इसको अच्छे से मजबूती से बांधना है। अगर अच्छे से मजबूती से नहीं बांधेंगे और पानी में जम कर गए, बाई चांस बोट कैप्साइज हो गई, बोट पलट गई, आप पानी में जम करेंगे लाइफ बॉय लेकर के, लाइफ जैकेट पहन करके, तो क्या होगा, अगर अच्छे से नहीं बांधेंगे तो ये लाइफ जैकेट ऊपर हो जाएगा, आपके मुंह में आ जाएगा, कई बार निकल भी जाएगा लाइफ जैकेट, आप नीचे चले जाओगे पानी में। तो इसको मजबूती से बांधना है। जब भी इसका इस्तेमाल करें, जब भी बोट में बैठें या कोई दूसरे लोग बैठे हुए हैं, तो आप हमेशा उनको बोलिए कि लाइफ जैकेट पहनो और उसको मजबूती से बांधो। ठीक है, क्लियर है, लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट। सर इसकी क्या प्रक्रिया, जैसे बांध लेने पर क्या नहीं, कैसे डूबेंगे नहीं? ये इसको आप पहन लिए तो आप डूबेंगे नहीं, सिंगल पर्सन आराम से बिल्कुल फ्लोट करता रहे। फोम है ना, ये आपको जो है तैराता रहे। इसके अंदर थर्माकोल है, हाँ, वही फ्लोट कहते होते हाँ, रहेंगे। और कुछ नहीं। जय सर। इसमें जो सबसे
अहम बात है, सर बताया ना, इसका बांधने का तरीका वो दुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर डुबाने का भी यही कारण हो जाएगा। हाँ, अगर आप सही तरीके से नहीं, जैसे अगर आप इसको सही से नहीं बांधोगे तो आप अगर स्विमिंग भी आती है तब भी आप अच्छे से स्विमिंग भी नहीं कर पाओगे इसको पहन करके, है ना। और अगर ये निकल गया तब तो आप नॉन स्विमर तो डूब भी जाते हैं कई बार। लेकिन अगर अच्छे से बांध रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप फ्लोट करते रहोगे, 3 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी में हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और आपका बॉडी वेट नीचे की तरफ ये ऊपर हो जाता है बिल्कुल, पानी में जम करोगे ना, ये ऊपर आपके सर पे आ जाएगा, मुंह पे आ जाएगा, ऊपर जाएगा। जाएगा और ये ऐसे ही, कंडीशन धीरे धीरे आपकी होती है। और आप इस तरह करोगे बचाने के लिए बचाओ तो ये ऊपर से भी निकल भी जाएगा। आपका कई बार। गला खुद ही ये दबाएगा, क्योंकि आपका वेट है, आप नीचे जाओगे, इसका वेट है, ये ऊपर रहेगा, ये पोजीशन होगा। इसलिए बताया जाता है कि जब लाइफ जैकेट आप पहने प्रॉपर उसको टाइट करके रखें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जैसे लोग हेलमेट पहनते हैं दिखावे के लिए ना, ऊपर से डाल लिए, स्ट्रिप लगा नहीं है, तो सही नहीं जाएगा। हम लोग हमारा सर क्या है, एरिया उड़ीसा पड़ता है तो वहाँ फ्लड का बहुत केस